हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवम और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 2, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ जाती है। ये आपके यूनिट टेस्ट में आपको तो पक्का ही पूछेंगे और बोर्ड्स में भी आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी कंसीडरेशन हमने क्या ली है। कंसीडरेशन लेनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसीडरेशन नहीं लेते तो एग्जामिनर आपका एक मार्क ऐसे ही काट देगा। तो देखिए, लेट अस टेक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a। अब हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया 2a लेंथ का, केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें इसको किस में रखना है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं उसमें। एट एंगल थीटा, एक एंगल थीटा पे हमने इसको रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो अब ये है, अब ये जो लगाएगा ये माइनस वाला, अब आपको पता है जो माइनस है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है पॉजिटिव से और जाती है नेगेटिव तक। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है डाइपोल में ये इधर फोर्स लगाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर फोर्स लगाएगा। इसको हम कह देंगे F1 जो पॉजिटिव चार्ज लगा रहा है, और जो नेगेटिव चार्ज लगा रहा है उसको हम F2 कह देंगे। अब फोर्स ऑन प्लस क्यू होगी हमारी F1 हम निकाल लेंगे EQ। F1 EQ कैसे आई हमने याद करिए, पहले पढ़ा था पहले लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। तो वैसे ही यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, और वैसे ही माइनस क्यू चार्ज का आ गया माइनस क्यू। और अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो F1 है वो माइनस F2 के इक्वल है, मतलब नेट फोर्स ऑन डाइपोल होगी ज़ीरो। अब देखो जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है, तो नो ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब आपको ट्रांसलेशनल मोशन नहीं मिलेगा। ट्रांसलेशनल मोशन का आप मतलब समझ सकते हो कि स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं मिलेगा। एज F1 एंड F2 हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। अब देखो F1 एंड F2 के डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। ये दोनों यहाँ थोड़ी हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो इनकी डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। सो देयर विल बी सम टॉर्क ऑन डाइपोल। अब आपको पता ही है जब डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होते हैं तब टॉर्क लगती है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपने 11 में पढ़ा है, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो हमें ये तो पता है, ये डिस्टेंस ये 2a, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता, ये थीटा है। तो आपके हिसाब से यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ना, ये 90 डिग्री के एंगल पे। अब देखो ये आपका थीटा है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ये आपका क्या है, ये आपका है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा, 10th में पढ़ा है। अब आपका जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू क्या है? 2a, और ये आपका साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू आ गई? 2a साइन थीटा। समझ आ गया कैसे आई ये वैल्यू? यही आपने पुट कर देनी है। अब देखो यहाँ पे मैंने Q और 2a को साथ की लिया, क्योंकि याद करो याद करो याद करो, मैंने आपको पहले पढ़ाया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, उसका फॉर्मूला क्या था? ईदर चार्ज इनटू डिस्टेंस। और ये आ गया आपका डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से आपका आ जाएगा टॉर्क इक्वल पी ई साइन थीटा। अब आपने देखा है कि पी ई साइन थीटा कहाँ पे होता है? क्रॉस वेक्टर। याद रखो अपने वेक्टर्स में, एक होता था डॉट प्रोडक्ट, एक होता था क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आता था मैग्नीट्यूड में, और डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आता था, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता था। तो ऐसे ही ये आपका पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, जैसे जब थीटा 0 डिग्री पे हो। जब थीटा 0 डिग्री पे होगा तब देखो लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये इस पर टॉर्क लगेगा ही नहीं, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ़ नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क आर जीरो। जब नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो होते हैं एक बॉडी पे, उसको कहते हैं कि ये बॉडी एक इक्विलिब्रियम में है। अब दो टाइप के इक्विलिब्रियम होंगे, ये आपको मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। सबसे पहले अब एक और देख लो कि थीटा 90 डिग्री पे है। यहाँ पे आपका जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे डाइपोल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क लग रही है। थीटा 180 डिग्री पे भी टॉर्क जीरो है, पर देखो यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब ऐसा क्यों है? अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि मान लो अगर मैंने यहाँ से इसको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दी, इसको थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया, यहाँ तक इसको कर दिया धक्का दे के, तो ये फिर से इसी पोजीशन में आ जाएगा ना। तो इसी को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि हम किसी भी इक्विलिब्रियम में अगर डिस्टर्बेंस पैदा करें और फिर वो बाद में जाके इक्विलिब्रियम वहीं बनाए जहाँ पे उसने पहले बनाया हुआ था, तो उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। उसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि हमारा जो वो है, अगर उसको जो हमारा जो डाइपोल है, अगर उसको हम थोड़ी डिस्टर्बेंस देंगे और वो कहीं और जाके इक्विलिब्रियम बनाएगा,
वहाँ नहीं बनाएगा जहाँ उसने पहले बनाया था। जैसे मैंने यहाँ से डिस्टर्बेंस दी तो ये पूरा इधर को घूम जाएगा और ये कुछ ऐसा बना देगा, ऐसा बना देगा, तो इसलिए इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड एज द कर्व अलोंग विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव व्हेन फ्री टू डू सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है एक कर्व जिसके अलोंग एक पॉजिटिव चार्ज मूव करता है जब उसको फ्री टू डू सो होता है, मतलब उसको करने दिया जाता है और कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता उसके अराउंड। एंड द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और एक कोई भी पॉइंट ले लो उस कर्व के बीच में से और वहाँ से टेंजेंट निकाल दो तो उस पॉइंट की वो डायरेक्शन दे देगा। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की? सबसे पहली है द लाइंस ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। वही जो लाइंस ऑफ फोर्स है कॉन्टिन्यूस स्मूथ कर्व्स हैं, अगर ये ऐसे ब्रेक्स होंगे इसमें तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाएगी, तो ये इम्पॉसिबल है। द लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस, ये पहले से ही पता है। दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, वो क्लोज लूप्स नहीं बना सकते। इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज, अगर सिंगल चार्ज है देन द लाइंस ऑफ फोर्स विल स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। जैसे पॉजिटिव सिंगल चार्ज है तो ये जाके एंड होएंगी इन्फिनिटी पे, ये थोड़ी ऐसी बनेगी। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये इन्फिनिटी से आके इस पे मिलेंगी। ठीक है, समझ आ गया? अब आगे देखते हैं। द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद है नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। क्या है कि दो लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो अपने आप को क्रॉस नहीं कर सकती ईच अदर को। द लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब देखो, मान लो ये मेरा कंडक्टर है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो हमेशा ये परपेंडिकुलर ही निकलेगी, परपेंडिकुलर ही निकलेगी। आगे जाके चाहे ये कर्व बना दे पर यहाँ से परपेंडिकुलरली ही निकलेगी। The relative closeness of the lines of force gives a measure of the strength of electric field in any region। जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी, देखो जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स उतनी ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जितनी दूर दूर होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। और अगर पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड है तो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे। द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ होलो कंडक्टर। अब जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो पास नहीं करती थ्रू अ होलो कंडक्टर। क्यों नहीं करती? क्योंकि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज होलो कंडक्टर इज जीरो। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड अ चार्ज होलो कंडक्टर जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आ जाएंगी? और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये आपको अच्छे से याद कर देना है, आपको ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स और चार्ज कंडक्टर्स और सिस्टम्स की डिफरेंट सिस्टम्स के लिए क्या क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए पहले ही बता चुका हूँ, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए भी आपको बता चुका हूँ। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखो ये जो कर्व है ये इतना बड़ा कर्व होकर जा रहा है कि हम इसको दिखाएंगे नहीं, और ये यहाँ पे आके आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस, तो ये रिपेल करती हुई जाएंगी, रिपेल करती हुई जाएंगी, रिपेल करती हुई जाएंगी। उसके बाद एक शीट। शीट का सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका। शीट में क्या है? मान लो मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज शीट ले लिया, आप नेगेटिवली चार्ज शीट भी ले सकते हो, सेम आएगा, बस उसमें इधर को आ जाएगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेगा, सिर्फ एक साइड से नहीं, दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। अब देखिए अ चार्ज पॉजिटिव चार्ज केप्ट नियर मेटल अनचार्ज शीट। देखो ये एक अनचार्ज शीट थी और एक पॉजिटिव चार्ज को मैंने इसके पास रखा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन याद रखिए कि जब भी एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी के पास आती है क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गए, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ गए, पॉजिटिव पीछे चले गए। तो यहाँ से क्या हुआ? इन्होंने इधर को भेजना शुरू कर दिया अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब हमें प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलवेज एमर्ज करती है फिर डाइवर्ज करती है परपेंडिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ चार्ज, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था पीछे प्रॉपर्टीज़ में। देखो मानो मैंने मान लिया कि ये जो है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है कि ये परपेंडिकुलरली निकल ही नहीं थी, तो मैंने इसके कंपोनेंट्स छोड़ दिए, ये ई साइन थीटा और ये ई कोस थीटा। अब आप ध्यान से देखो ये जो ई कोस थीटा ये इसके सरफेस से जो होके जा रहा है, पर आपको पता है कि सरफेस पे तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो। तो देखिए बट देयर शुड बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, इसलिए ई कोस थीटा मेरा जीरो हो गया। कोस थीटा जीरो मतलब थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो मतलब परपेंडिकुलरली जा रहा है।
अब इसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, जो कि है एरिया वेक्टर। ये आप ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो कि एरिया एक वेक्टर भी मान सकते हैं हम। आपने शायद 11th में पढ़ा ही हो कि कोई चीज़ें एकदम, जैसे मानो कोई चीज़ें बनती, जैसे हमारा हो गया फोर्स, वो बनती ही एक वेक्टर है, पर कई चीज़ों को हम वेक्टर मान लेते हैं। जैसे हमने लिया एरिया को, एरिया हमारे लिए अब तक स्केलर ही था 11th तक, पर अब 12th में आके एरिया आपका वेक्टर हो गया है। फॉर क्लोज्ड बॉडीज का मतलब क्या है? क्लोज्ड बॉडीज का मतलब जो 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं, जैसे कि क्यूबॉइड, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, तो उनके लिए एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। जैसे देखो ये एक क्यूब है, उसकी ये साइड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, ये साइड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, ये पीछे की साइड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। कितने हो गए? 6 एरिया वेक्टर। अब ये एक स्फेयर है, तो स्क्वेयर में एक पॉइंट लो बाहर, एक पॉइंट लो बाहर, 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 तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसमें इसका तो यहाँ आ गया, पर ये भी एक कर्व्ड है, तो इसमें भी इन्फिनिट आ जाएगा। इसमें ये 2 बाहर आ गए और इसमें यहाँ पे इन्फिनिट आ गया। अब ओपन बॉडीज क्या है? ओपन बॉडीज 2 डायमेंशनल फिगर, जैसे कि हमारा ट्रायंगल होता है। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर इन सच डायरेक्शन वेयर इट मेक्स स्मॉलर एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको थोड़ा बाद में जाके समझ आएगा। इससे पहले मैं आपको समझा दूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं और इसके नीचे ई भी लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करनी है किसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली। ये जो डेफिनेशन है ना, आपको ये बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में मिल जाएगी, पर मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन गलत है। क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग भी मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख थोड़ी नहीं है। मान लो ये एक सरफेस है, मैंने इससे पास करा दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बताओ कितना हो गया, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास की। अब जो बोल रहा है ना 3, वो एकदम ही पागल इंसान है। क्योंकि देखो ना, इसके बीच में भी होगी, 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 तो आप कभी काउंट ही नहीं कर सकते उनको। तो इसीलिए इसका एक और डेफिनेशन आती है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस विद सरफेस एरिया ऑफ दैट सरफेस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट करने को नहीं बोलनी है, यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने प्रोडक्ट करना है जो कि पास कर रही है परपेंडिकुलरली। जो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली पास करेगी थ्रू अ सरफेस, और उसी का उसके सरफेस एरिया के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि ये फाई इक्वल ई इंटू एस। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर निकल रही है सरफेस, और ये सरफेस एरिया ये है, तो हमने कर दिया। अब यही डी फाई ई डी एस हो जाएगा। एस आई यूनिट होगी हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो आपका ये ओपन बॉडीज वाली चीज़ आ जाएगी। ये देखो दोबारा पढ़ो, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर इन सच डायरेक्शन वेयर इट मेक्स स्मॉलर एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो मानो मैंने लगा ली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, अब ये मैंने इसके कंपोनेंट तोड़ दिए, ई कोस थीटा, ई साइन थीटा, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होता है। अब देखो आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर इन सच डायरेक्शन वेयर इट मेक्स स्मॉलर एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ से स्मॉलर एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? ई साइन थीटा के साथ बना रहा है, या फिर ई कोस थीटा के साथ बना रहा है? ऑब्वियसली ई कोस थीटा के साथ बना रहा है, तो ये आ जाएगा फाई इक्वल ई कोस थीटा इंटू एस, ई एस कोस थीटा। और आपको पता है अगर कोस थीटा आ जाए तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इससे ही आपका आ गया ये वाला फॉर्मूला। अब आती है गॉस थ्योरम। ये तो आपके पेपर में आ ही जाएगी कि स्टेट करो या फिर प्रूव करो। Gauss theorem states that the total flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by surface area। देखो Gauss theorem ये कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है, जो कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसका एक फॉर्मूला था, हमने ये ऊपर देख लिया। पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है? किसी भी क्लोज सरफेस की, यहाँ पे ध्यान रखना सिर्फ क्लोज सरफेस की बात हो रही है, उनकी नहीं हो रही जो 2 डायमेंशनल फिगर्स है, सिर्फ 3 डायमेंशनल फिगर्स की। वो क्या है? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज, की कितना नेट चार्ज है बॉडी के पास, उसके 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। इसको मैथमेटिकली कैसे देखेंगे? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो नेट चार्ज कितना है? क्यू, नीचे क्या है? एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नया फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब इसको हम प्रूव भी कर देते हैं। देखो, लेट अस टेक अ स्फेरिकल चार्ज ऑफ रेडियस आर इनक्लोजिंग चार्ज क्यू। हमने क्या लिया? एक स्फेरिकल चार्ज लिया ऑफ रेडियस आर, हमारा है रेडियस आर, और हमने उसमें इनक्लोज चार्ज कितना है? क्यू।
तो देखो मैंने लिया डी एस, बिल्कुल ही छोटा सा एरिया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, और मैंने ली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट के लिए क्या होगा, डी एस ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, डी एस ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ऐसे ही हर पॉइंट के लिए होगा। तो यहाँ पे ई डी एस कोस थीटा में थीटा क्या आ गया 0, तो थीटा आ गया आपका 0, कोस थीटा 0 होता है 1, तो ये आपका आ गया ई डी एस। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल ली क्योंकि वो होती है हमारी कॉन्स्टेंट, ये देखो के क्यू बाय आर स्क्वेयर। तो अब डी एस डी एस डी एस डी एस डी एस डी एस को इंटीग्रेट करके आएगा एस। अब एस क्या है, इसका पूरे का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। तो हमने यहाँ पे के को भी खोल लिया, तो के का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो यहाँ आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही ये प्रूव हो गया आपका गॉस थ्योरम। इसके बाद आ जाता है गॉसियन सरफेस क्या चीज़ है। गॉसियन सरफेस क्या चीज़ है, एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस ऑफ दैट चार्ज। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, बस आपको ये याद रख लेना है कि एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस है हम जो हम बनाते हैं किसी भी चार्ज को इनक्लोज करने के लिए। अब आपको ये समझ आ जाएगा इस डेरिवेशन के साथ। देखो फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज या फिर एक लॉन्ग चार्ज वायर, देखो ये मेरी एक चार्ज वायर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और मुझे ये एक पॉइंट दे रखा है पी जिस पे मुझे कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो अगर इस पे दी होती, इस पे दी होती, इस पे दी होती तो कर लेते, पर ये तो बाहर दी है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा जो इसको इनक्लोज करे। तो हमने क्या किया, हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया जो इसको इनक्लोज करे। अब आप मेरे से पूछोगे कि आपने सिलेंड्रिकली क्यों बनाया, तो आपको ये अभी समझ आ जाएगा, और आप धीरे धीरे ये भी सीखोगे कि आपको पता लग जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा आपको गॉसियन सरफेस बनाना है। सबसे पहले हमने लिए एक वायर, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, क्यू बाय एल। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है कि कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ, तो इसको हम ऐसे लैम्डा से दिखाते हैं। इसके बाद वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी टू इनक्लोज द पॉइंट वी आर टेकिंग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब इसके बाद है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमने देखो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, देखोगे ना, क्योंकि इस जो वायर होती है वो भी एक तरह का सिलेंडर ही होती है, बहुत छोटा सा, तो वो ऐसे 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 हर डायरेक्शन में जाएगी इधर से। तो देखो ये आपका DS1, ये आपका DS2, एक आपका ये एरिया, एक आपका ये एरिया, और एक आपका ये एरिया, ऐसे एरिया, ऐसे एरिया, ऐसे एरिया, ऐसे एरिया, समझ गए। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रहा है, कितना एंगल 90। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रहा है, कितना एंगल 90। अब इसका ध्यान से देखो, जो ये कर्व्ड सरफेस है ये इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, ये पीछे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, ये इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, तो ये 0 डिग्री एंगल आ गया। तो ऐसे ही हमने EDS1 EDS2 EDS3 में तोड़ दिए, EDS1 cos 90, EDS2 cos 90, EDS3 cos 0, तो EDS3 हमारे पास अकेला बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई क्योंकि कांस्टेंट है। अब DS3 क्या बनाएगा S3। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। अब हमने यहाँ पे एच को एल लिया हुआ है, तो हम लिख देंगे 2 पाई आर एल, और यहाँ पे हम चार्ज की लगा लिख देंगे लैम्डा इंटू एल। कहाँ से, ये जहाँ हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लिया था, इस एल को इधर ले गए, नीचे एप्सिलॉन नोट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट। ये आपका फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इन्फिनिट चार्ज वायर। अब आपको डेरिवेशन आपको करने को आएगी तो आपको यहाँ ही छोड़ देना है, पर फॉर्मूला इजी बनाने के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये दे दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या होता है के, तो ये आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर आ जाएगा आपका। ये जो है यहाँ पे ये पाई नहीं है, ये मैंने गलती से पाई लिख दिया है, ये आपका है लैम्डा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिट प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड अब एक यूनिफॉर्मली इन्फिनिट चार्ज शीट के लिए बनाई जाएगी। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि जो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है वो दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। और अब आपको इसमें भी हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही लिया है,
ऑफ रेडियस आर, है ना, क्योंकि हमें पॉइंट पी पे निकालना है। तो यहाँ पे लेट अस टेक अ शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। वहाँ पे हमने वायर में लीनियर चार्ज डेंसिटी ली थी, यहाँ हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे क्योंकि एक शीट का एरिया होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी सिग्मा इक्वल क्यू बाई ए मतलब एरिया ऑफ शीट। तो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। फॉर दैट वी आर टेकिंग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज शोन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ये फॉर्मूला। अब हमने तोड़ लिया EDS1 EDS2 EDS3, EDS1 EDS2 EDS3। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, DS1 इधर है, कितना एंगल 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, DS2 इधर है, कितना एंगल 0। अब ये DS3 ऐसे, 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 मतलब ऐसे हर डायरेक्शन में जाके एरो मारेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रहेगी। तो कितना एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या है EDS1 EDS2 हमारे पास बच जाएगा और EDS3 हम कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि वो 90 डिग्री बना रहा है। उल्टा ही हो गया वो उसके वायर के। अब इसके बाद हम देखेंगे 2EDS1 क्योंकि EDS2 और EDS1 इक्वल ही हैं एक तरह से। तो 2EDS1 लिख दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई। DS1 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 क्या होता है S1। अब यहाँ पे इसका ये अगर R है तो इसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर मेरा एरिया आ गया, Q की जगह मैंने सिग्मा इंटू ए लिख दिया और यहाँ पे आ गया मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई है तो ये कांस्टेंट है, पर आपको पता है ये सिर्फ थियोरेटिकली कांस्टेंट आई है, प्रैक्टिकली तो कभी कभी ना कभी जाके ये कम होएगी। ठीक है, ये थियोरेटिकली कांस्टेंट आई है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब हमें करना है कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। अब हमें कूलम्स लॉ को प्रूव करना है गॉस लॉ से। तो हमने क्या किया, लेट अस टेक शेल ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज क्यू। हमने शेल ऑफ रेडियस आर लिया विद चार्ज इनक्लोज्ड क्यू। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब हमने पॉइंट पी यहाँ पे लिया जिसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब ये पॉइंट पी इसके बाहर है तो हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस भी ले लिया टू इनक्लोज द पॉइंट। वी आर टेकिंग अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम EDS इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो EDS कोस थीटा इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये है मेरा जो DS ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, DS ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो ये आ गया 0 डिग्री एंगल। कोस 0 डिग्री होता है 1, तो EDS आ गया। अब DS की इंटीग्रेशन S, तो इसका स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वेयर। अब देखो हमने इसका लिया है गॉसियन सरफेस का एरिया लिया है, ये ध्यान रखना आप, हमने गॉसियन सरफेस का एरिया लिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बड़ा आर आएगा। और अब यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ दिया फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज में 4 पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे के को भी हमने वो कर दिया, के ला दिया, तो के इक्वल के क्यू नोट इंटू क्यू बाई आर बड़े आर का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया गॉस थ्योरम से प्रूव हो गया आपका कूलम्स लॉ। अब इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर होलो स्फीयर या फिर होलो शेल। सबसे पहले आउटसाइड द शेल देखो, लेट अस टेक अ शेल ऑफ रेडियस आर हैविंग सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए सिग्मा चार्ज डेंसिटी। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट डिस्टेंस आर, बड़े आर जो छोटे आर से बड़ा है। टेकिंग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस बड़ा आर, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया, वैसे ही EDS को 0 डिग्री आ गया, EDS आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, ये इजी सी डेफिनेशन आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आ गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटा आर बाई बड़े आर का होल स्क्वायर। मेरे पीछे रिपीट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ स्फीयर आउटसाइड स्फीयर इक्वल्स सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट छोटा आर बाई बड़े आर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ऑन द शेल। अब ऑन द शेल में बड़ा आर के इक्वल हो जाएगा छोटे आर के, तो ये आर बाई आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इनसाइड द शेल आपको पता ही है, इनसाइड द शेल जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाती है, और तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी 0, इसलिए सब कुछ 0। तो अब आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है, ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो आप ओरिजिन से आए, सेंटर से आए, सेंटर से आए, सेंटर से आए,
है ना। सेंटर में तो अंदर तो जीरो ही है, अंदर तो जीरो ही है। ऑन द शेल आके कांस्टेंट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी और वहाँ से कम होती गई क्योंकि आउटसाइड का फॉर्मूला है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटा आर बाय बड़े आर का होल स्क्वायर। अब उसके बाद है सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। देखो एज अ टॉपिक ये जो पार्ट है आपका चैप्टर का, ये बहुत ही ज़्यादा इजी पार्ट है, पर क्वेश्चंस में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख ठीक है, मान लो मेरे नंबर ऑफ चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3, ये R1 R2 R3 से दूर है किसी पॉइंट, मान लो P पॉइंट से, तो ये अलग अलग फोर्स लगाएंगे, अलग अलग फोर्स लगाएंगे, अलग अलग फोर्स लगाएंगे। अब नेट फोर्स क्या होगी, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। वेक्टर की पढ़ाई आपने की हुई है तो वही लगा देनी है आपको यहाँ पे, सिंपल। ये टॉपिक ऐसे ही है बकवास सा। तो अब इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है नोट्स के हिसाब से। अभी आप इसके जो PYQs हैं और NCERT के कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हो। डेरिवेशंस इसमें आपकी बहुत सारी हैं और आती भी हैं पेपर में, इसलिए आपको वो लिख लिख के याद करनी है। आप ऐसे ही नहीं पढ़ के जा सकते, आपको लिख लिख के ही देखना है, तभी आपको अच्छे से याद होगी। आपको इसके नोट्स रिवाइज करते रहने हैं। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप लाइक भी छोड़ सकते हो इस वीडियो पे, और मेरी और भी वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करूँगा सेकंड चैप्टर जो कि होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किए बिना सेकंड चैप्टर पे नहीं आ सकते, ये याद रखना। इसलिए इसको अच्छे से कंप्लीट करके वो लेक्चर देखना, ठीक है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।